हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीमा सारथी पर। पिछली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में विस्तार से पढ़ा था और आज हम उसी अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन की शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हम आईने में अपना चेहरा कैसे देख पाते हैं? आखिर दर्पण में हमारी तस्वीर क्यों दिखाई देती है? अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज की पूरी क्लास ध्यान से देखिए। आज हम इस रहस्य को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए जब हम रबड़ की गेंद को क्या करते हैं, दीवार की ओर फेंकते हैं, तो जैसे ही गेंद दीवार से टकराता है तो वापस हमारी ओर लौट आता है। यानी कि जब हम गेंद को फेंकते हैं दीवार की ओर तो दीवार से क्या होता है, गेंद टकरा कर फिर वापस हमारी ओर लौट आता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पे आपतित किरण आके पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को हम एंगल आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम एंगल आर से सूचित करते हैं। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है और वह दर्पण से टकराकर वापस लौट आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पे आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे हम एंगल आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम एंगल आर से सूचित करते हैं। तो चलिए सबका एक एक करके डिफिनेशन जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह या परावर्तक सतह कह सकते हैं या दर्पण कह सकते हैं, यानी कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब जानेंगे आपतन बिंदु।
परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को हम एंगल आई से सूचित करते हैं। अब जानेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम एंगल आर से सूचित करते हैं। अब हम आगे जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम में है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी कि एक ही तल में। जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि अभिलंब जिसको कहते हैं, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, प्रथम नियम। अब जानेंगे दूसरा नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितना एंगल आपतन कोण का होगा उतना ही एंगल परावर्तन कोण का होगा, यानी कि आपतन कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम एंगल आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम एंगल आर से। मान लीजिए कि आपतन कोण 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण भी 70 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए 80 डिग्री है परावर्तित किरण, मतलब परावर्तन कोण है 80 डिग्री, तो क्या होगा? आपतन कोण भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। और कभी भी हम कोण को मापते हैं तो दर्पण से नहीं, कभी भी कोण को मापेंगे तो हम अभिलंब से ही मापेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण कितना होगा बताइए? तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया? 75 डिग्री दिया आपतन कोण। मान लीजिए कि आपतन कोण 75 देगा तो परावर्तन कोण भी 75 ही होगा। जितना कोण मतलब आपतन कोण रहेगा और उतना ही कोण क्या होगा? परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना डिग्री आपतन कोण का होगा उतना ही डिग्री कितना होगा? परावर्तन कोण का भी होगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए फिर से एक बार समझ। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम में कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम आपतन कोण को एंगल आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे कि अभी हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने हैं। जैसे प्रकाश के प्रथम नियम में था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और दूसरा में था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को हम एंगल आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम एंगल आर से सूचित करते हैं, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब जानेंगे हम कि प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को जानेंगे हम। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला में नियमित परावर्तन, दूसरा में होता है अनियमित परावर्तन, यानी कि एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो चलिए जानते हैं। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण क्या होगा? चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगी तो क्या होगा? वह नियमित रूप से परावर्तित होगी। जब प्रकाश की किरणें क्या होगा? जब चिकनी यानी कि चमकीली सतह यानी समतल सतह पर जब पड़ती है तो क्या होता है? वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन। और
दूसरा है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ या उखड़े सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ऊबड़ खाबड़, जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, तिरछा जाएगी। इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसे एक बार, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो क्या होता है, नियमित रूप से परावर्तन होगा। यानी कि चिकनी यानी चमकीली सतह पर पड़ेगी तो वह क्या होगा, नियमित रूप से परावर्तन होता है। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ सतह पर पड़ती है तो क्या होता है ना कि वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, मान लीजिए कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश जो होता है उत्सर्जित होकर आईने पर पड़ता है और आईना उसी ऊर्जा को क्या करता है, हमारी आंखों तक भेजता है। तब जाके हम क्या करते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं और आईने में जो चेहरा दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होकर आईने पर पड़ता है और आईना क्या करता है, उसी प्रकाश को हमारी आंखों की ओर भेजता है और तब जाके हम क्या करते हैं, आईने में अपना तस्वीर देखते हैं और आईने में जो हम अपना तस्वीर देखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की अपवर्तन, किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब जानेंगे प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, क्या हुआ, किसी वस्तु से चलकर आने वाली किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान पे जो बिंदु मिलता है ना उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह अवतल दर्पण है जो कि हम क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, इसलिए उसको आगे समझेंगे। उसके बाद आता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद किरणों के काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद किरणों के काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यह एक समतल दर्पण है, यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा सीधा ही होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। यानी जब प्रकाश की किरण क्या होगा, अगर वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखने के लिए अगर होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, अगर वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जानेंगे कि हम काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है।
अब हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या करता है, काल्पनिक कटान से बनता है। यानी कि वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कि पर्दा पर उसको प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका दर्पण जो होता है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसका वह दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी कि समतल दर्पण जो द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जानेंगे। समतल दर्पण जो होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक होगा तो क्या होगा, यह हमेशा सीधा होता है और प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में वस्तु का आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समतल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और समतल दर्पण का क्या होता है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने होगा। प्रतिबिंब मतलब कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु क्या होगा, समतल दर्पण के सामने होगा। यानी कि जितना सामने होगा उतना ही उससे पीछे ही होगा। अब जानेंगे यह समतल दर्पण जो होता है ना पार्श्व विवर्तन को दर्शाता है। अब जानेंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन होता क्या है। मान लीजिए कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, जब हम दायां हाथ आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें बायां नजर आता है और जब हम बायां हाथ को खड़े करते हैं आईने के सामने तो वो दायां नजर आता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन होता क्या है, यानी कि वह घटना जिसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आता है और तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का जिसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग नजर आता है तथा वस्तु का बायां भाग दायां भाग नजर आता है, उसे हम पार्श्व विवर्तन कहते हैं। जैसे कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जब उसमें हम अपना दाहिना हाथ जब खड़ा करते हैं तो क्या होता है, उसमें बायां हाथ नजर आता है और जब बायां हाथ को हम खड़ा करते हैं तो क्या होता है, उसमें दायां नजर आता है। जैसे कि हम फोन में क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, दाहिना भाग जो होता है क्या बायां नजर आता है और बायां भाग जो क्या होता है दायां नजर आता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विवर्तन। जैसे कि इसमें लिखा कि वह घटना जिसमें क्या होता है, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का क्या होगा, बायां भाग नजर आता है। यानी कि वस्तु का जो दायां भाग होगा वो प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आता है और तथा वस्तु का क्या होगा, बायां भाग जो होता है वह दायां भाग नजर आता है। इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व विवर्तन कहते हैं। यानी कि वह घटना जिसमें वस्तु का दायां भाग जो होगा प्रतिबिंब में बायां नजर आता है तथा वस्तु का बायां भाग जो होता है प्रतिबिंब में दायां नजर आता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि दर्पण होता क्या है। दर्पण कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजित होता है, यानी कि कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग जो होता है रजित होता है तथा दूसरे भाग से परावर्तित होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह आईना है, क्या है, आईना है, इसके पीछे का भाग क्या है, रजित, यानी कि एक भाग का रजित है और दूसरे भाग से क्या होता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यानी कि जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो आईने में क्या होता है कि हमारे शरीर से प्रकाश उत्सर्जित होकर आईने पे पड़ता है और आईने से प्रकाश क्या होता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाके हम क्या करते हैं, अपना चेहरा आईने में देख पाते हैं। यानी कि कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजित होता है तथा दूसरा भाग कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजित होता है तथा दूसरा भाग क्या होता है, दूसरे भाग से प्रकाश परावर्तित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है।
दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यानी कि दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण ही क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल एवं चमकीली हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। क्या है समतल दर्पण? यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल या चमकीला हो, उसे को हम कहेंगे समतल दर्पण। अब जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे हम एक प्लास्टिक का गेंद लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बीचे बीच काट देते हैं, क्या होता है, एक खोखला होता है। जैसे ही हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरह से मतलब कि जब एक गेंद को क्या करते हैं, उसको बीचे से काट देते हैं तो क्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक गोल है, ये क्या है, गेंद का आकार है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे कि बीच से काट देंगे तो दो भागों में बट जाता है, यानी कि गोलीय है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, खोखले गोला का एक भाग होता है, यानी खोखला गोला है उसका क्या होगा, एक भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे गोलीय दर्पण इससे पहले जाने हैं, तो गोलीय दर्पण कितना हो, दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा, उसी को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की ओर उभरा होगा तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा तो उसको अवतल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की ओर उभरा होगा तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल यानी कि अंदर की ओर धंसा होगा और उत्तल यानी कि उभरा हुआ होगा, इससे हम याद रख सकते हैं। अब जानेंगे कि गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसको एक एक करके जानेंगे। यानी कि ध्रुव, यानी कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। यानी कि दर्पण जो है इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव, यानी जिसको हम P से सूचित करते हैं। अब जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि एक गोलीय दर्पण है जिसका क्या होता है, बीच के यानी कि मुख्य भाग को हम क्या, उसके केंद्र को, केंद्र यानी कि बीच का जो भाग होता है उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम C से सूचित किया, मतलब C से सूचित करते हैं। अब जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, ध्रुव है जिसको हम P से सूचित करते हैं, और C को क्या कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम R से सूचित करते हैं, यानी कि इसे R से सूचित किया जाता है। अब जानेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र हो गया यहाँ पे तथा ध्रुव, यानी कि P से सूचित करते हैं उसको ध्रुव कहते हैं। इससे होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जानेंगे कि मुख्य फोकस किसको कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि यह मुख्य अक्ष है उसके समांतर जब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। अब जानेंगे कि
फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा यानी कि फोकस यहाँ पे है, इसके तथा ध्रुव यानी कि इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। अब जानेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का क्या द्वारक कहलाता है, यानी कि दर्पण की जो चौड़ाई होगा वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका फिगर देख लेते हैं। एक दर्पण हो गया, इसको हम पोल कहते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको लिख सकते हैं A और B, यानी कि AB। दर्पण की चौड़ाई यानी दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई बता रहे थे, क्या हुआ, इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दर्पण का द्वारक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।